बैक्टीरिया के मुकाबले वायरसेस सेल्स नहीं होते। ये बहस का मुद्दा है कि वो जिंदा भी हैं या नहीं। तो आखिर वायरसेस का जीवन की शुरुआत में क्या योगदान था? वायरसेस को हमारे एवोल्यूशन का जरूरी हिस्सा नहीं माना जाता है, पर अब हम समझ रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि वायरसेस खुद लाइफ के एवोल्यूशन का एक जरूरी हिस्सा थे। ये कैसे पता चले कि वायरस की मदद से अर्थ पर लाइफ डेवलप हुई थी? वो अपने अतीत के कुछ सुराग भी नहीं छोड़ते। वायरसेस की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को समझना मुश्किल है क्योंकि उनका कोई फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है। ऐसी कोई जियोलॉजी जिसे जमीन से निकालकर हम ये कह सके कि यहीं से वायरसेस की शुरुआत हुई थी। हम नहीं जानते कि वायरसेस लाइफ के एवोल्यूशन में कब एंटर हो गए। क्या वो शुरुआत में आए या कुछ समय बाद? एक थ्योरी तो ये भी है कि लाइफ की शुरुआत असल में वायरस से ही हुई थी। अगर लाइफ की असली शुरुआत के बारे में सोचें तो वो किसी सिंपल चीज से शुरू हुई होगी, जैसे कि कोई मॉलिक्यूल जिसने रेप्लिकेट होना शुरू किया होगा। एक वायरस अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है उस प्रोसेस का जिसमें केमिकल से लाइफ की शुरुआत हुई। इस केस में 3.5 अरब साल पुराने ओशंस में तैर रहे केमिकल से प्रोटीन शेल बना और उसके आसपास कुछ सिंपल जेनेटिक मटेरियल। पर क्या वायरसेस बाकी सब चीजों से पहले इवॉल्व हो गए? वायरस के पहले आने की थ्योरी की कमी ये है कि उसे रेप्लिकेट होने के लिए किसी होस्ट सेल की जरूरत होती है। तो बिना किसी होस्ट के वो रेप्लिकेट कैसे हो गया? और यही सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए जब हम यहाँ वायरस के पहले आने के बारे में सोचते हैं। मॉडर्न वायरसेस बिना एक होस्ट के रेप्लिकेट नहीं कर पाते। शायद प्राचीन वायरस भी ऐसे ही होंगे। पर क्या अर्ली सेल्स और वायरसेस इस तरह मिले होंगे कि उससे उन दोनों का फायदा हो? कुछ नई थियोरीज के मुताबिक वायरसेस और सेल्यूलर लाइफ एक साथ इवॉल्व हुए। उन्होंने एक दूसरे की मदद भी की और शायद इंसानों के एवोल्यूशन को भी आगे बढ़ाया। लेकिन ये को एवोल्यूशन काम कैसे करता है? हम जानते हैं कि मॉडर्न वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल सेल्स में इंजेक्ट करके उन्हें बदल देते हैं। शायद अर्ली वायरसेस ने पहले सेल्स के जीन्स को भी इसी तरह से बदला होगा। वायरस की सेल पर अटैक से उन दोनों के जो जीन्स आरएनए होंगे वो एक दूसरे के साथ स्वैप हो गए होंगे। ये बिल्कुल ऐसा रहा होगा, एक को किसी चीज की जरूरत नहीं रही तो उसने दूसरे सेल को उससे पास कर दिया। तो इस तरह से ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे के साथ मटेरियल एक्सचेंज हर एक के लिए फायदेमंद ही साबित होता है। वायरस होस्ट के जेनेटिक मटेरियल के कुछ हिस्सों को हटाकर वहां अपना मटेरियल लगा देता है। जब वायरस दूसरे सेल पर अटैक करता है तब वो इन मिक्स जीन्स को उस होस्ट में ट्रांसफर कर सकता है। इस तरह से वायरसेस इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। वो कई अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच जीन्स ट्रांसफर करते हैं और इसी प्रोसेस की वजह से एवोल्यूशन आगे बढ़ता है। हो सकता है कि उन सभी अटैक से कोई फायदा नहीं हुआ या होस्ट सेल की मौत हो गई, पर अगर लाखों में एक इंजेक्शन भी कामयाब रहा और उससे जीन्स में बदलाव हुआ तो वो बच गया होगा और उसने फिर और रिप्रोड्यूस किया होगा। शायद ये वायरली एनहांस्ड सेल्स प्राचीन महासागर में बढ़ते रहे और वक्त के साथ धीरे धीरे कई कॉम्प्लेक्स प्राणी बनते गए और आखिरकार उससे इंसान बने। ये सोचकर ही अजीब लगता है कि हम इंसानों की शुरुआत किसी वायरस से हुई थी। मुझे यकीन है कि मेरा ज्यादातर जेनेटिक कोड ओरिजिनली किसी वायरस के इंजेक्शन से आया होगा। मुझे ये सोचकर बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक वायरस की डिसेंडेंट हूँ। बस कि सिंपल केमिकल से शुरू होकर एक कॉम्प्लेक्स शरीर बनना कुदरत की बहुत बड़ी कामयाबी होती है। वायरसेस का इंसानों के एवोल्यूशन में अहम योगदान था। करीब 8% इंसानी डीएनए प्राचीन वायरल इन्फेक्शंस की बदौलत है। असल में उनके बिना हम इंसान ही नहीं होते। हमारे दिमाग में एक बहुत प्राचीन वायरल डीएनए है। वो डीएनए जो एक वायरस से आया, वो हमारी मदद करता है। उसके बिना शायद हम बिल्कुल जानवरों की तरह होते। हमारा ये भी मानना है कि वायरल डीएनए ने इन्फेक्शन से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम बनाने में हमारी मदद की और हमें स्टार्च को डाइजेस्ट करने की क्षमता दी।